Franco, sir. Assalamu alaikum. Good afternoon, everyone. Mock exam. We have to discuss that.
आप में से काफी लोगों ने वो मॉक क्लास में भी स्कूल में आके दोबारा कुछ डिस्कस कर लिया था, और अभी मैंने मार्किंग स्कीम के साथ भी सेंड किया था। सेट के इसको दोबारा आप अटेम्प्ट कर लीजिए। बट अभी भी अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो वी कैन डिस्कस दोस प्रॉब्लम्स। सो लेट्स बिगिन वन बाय वन। सो अब आप हम सिर्फ वही क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिसमें बेसिकली आपको प्रॉब्लम्स होंगी। जी बताइए प्रॉब्लम्स। सर क्वेश्चन नंबर 4 नहीं हुआ। ओके, एनी क्वेश्चन बिफोर क्वेश्चन 4? जी, क्वेश्चन 4 से पहले किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है? Okay, then let's discuss question 4. Okay, question 4 is from trigonometry. The diagram shows the graph of y is equal to tan x and y is equal to cos x. और ये ग्राफ है 0 से पाई के दरमियान ड्रॉ हुआ है, 0 to पाई। सो cos x का और tan x का ग्राफ बना हुआ है। आप देखें अगर तो कंप्लीट में cos x का 0 से 360 के दरमियान अगर ड्रॉ किया और ये 0 से 180 तक है, अगर ये 360 तक होता तो कुछ यहां तक बनता। और फिर अगर हम देखें टेन एक्स का, तो टेन एक्स का ग्राफ ये -90 से 90 ये बनता है, फिर नेक्स्ट इसी तरह ये साइकिल उसका भी ये चलता रहता है। लेकिन सिर्फ 0 से पाई के दरमियान जितना कॉज और टेन का ग्राफ बना हुआ था वो वी कैन सी दैट। Okay, the diagram shows the graph of y is equal to tan x and y is equal to cos x for 0 to pi. The graph intersect at points A and B. Find by calculation the x coordinate of A. So x coordinate of A mean A is the point of intersection of both the graphs. So by using coordinate geometry, we know कि point of intersection कैसे find करते हैं। हम इन दोनों equation को simultaneously solve करेंगे। So let's solve these two equations simultaneously. So ये भी y is equal to tan x है, ये भी y is equal to tan x है। So आपके पास आ जाएगा tan x is equal to cos x, या cos x is equal to tan x. So cos x is equal to sin x over cos x. हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना, और इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास एक सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होना चाहिए, या साइन या cos. So we got cos square x is equal to sin x, and cos square x is 1 minus sin square x is equal to sin x. So आपके पास इक्वेशन आ गई है sin square x plus sin x minus 1 is equal to 0. So we got a quadratic equation in sine. So इस quadratic equation को आप solve करेंगे, so आपके पास sin x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। जी जरा सॉल्व करके बताइए sin x की 2 वैल्यूज क्या है। तो sin x की 2 वैल्यूज आ रही हैं। एक वैल्यू आ रही है sin x इज इक्वल टू -1 minus under root 5 over 2, and the other value is sin x is equal to -1 plus under root 5 over 2. जी ऐसे ही है। जी सर। अगर आप इस जी अगर आप इस वैल्यू को चेक करेंगे, इसका डेसिमल में आंसर अगर आप चेक करें तो ये आंसर आपका -1 से स्मॉल है।
सो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? वी नो कि साइन एक्स की जो रेंज है वो -1 से 1 के दरमियान होती है। सो ये -1 से 1 के दरमियान नहीं है, -1 से ये लेस आ रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। सो क्योंकि साइन एक्स इसका इनवर्स लेंगे तो आपका मैथ एरर आएगा, तो ये दिस इज नॉट पॉसिबल। सो द ओनली सोल्यूशन इज पॉसिबल फ्रॉम दिस वन। सो आपके पास जो साइन एक्स है वो इधर से ही सॉल्व होगा। साइन एक्स इक्वल टू -1 प्लस √5/2। सो आप क्या करेंगे? इसका फाइंड करेंगे बेसिक एंगल। जी, जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री में हम सॉल्व करते हैं तो हम फाइंड करते हैं बेसिक एंगल। सो साइन इनवर्स ऑफ दिस करेंगे। ये अगर डेसिमल में चेक करें तो ये 0.6180 है। और अगर आप इसका साइन इनवर्स लेंगे, अगर आपने कैलकुलेटर का मोड रेडियन में रखना है, क्यों रेडियन में? क्योंकि क्वेश्चन आपका रेडियन में है। सो अगर करेंगे तो आपके पास बेसिक एंगल आएगा 0.666। प्लीज साथ साथ कैलकुलेटर यूज करते रहें। सो दिस इज द बेसिक एंगल। अगर आप इसको कैलकुलेटर में चेक करें तो ये वैल्यू पॉजिटिव है। सो साइन पॉजिटिव कहां पे होता है? फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। अब आप मुझे बताइए, हमने तो फाइंड करना था एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए। ये कौन बता सकता है कि ये ए एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या सेकंड क्वाड्रेंट में है? कोई बता सकता है? Sir, A, first. the X, yes, it is in first quadrant. The X coordinate of A is in first quadrant. Why? We know this is 0, this is pi. So ये क्या आ रहा है? This is pi/2. So अगर आप देखें तो जो A बन रहा है वो in between 0 and pi/2 है। 0 से 90 के दरमियान आ रहा है, मीन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। हाँ, अगर B कहता तो B अगर आप देखें तो B आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है, लेकिन B नहीं उसने कहा, उसने X कोऑर्डिनेट ऑफ A कहा है। सो इट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हमेशा बेसिक एंगल ही होता है, तो x इज इक्वल टू 0.666। सो दिस इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A, 0.666। जी क्लियर है सबको? x कोऑर्डिनेट ऑफ A पार्ट 1। ओके, सेकंड sir. पार्ट। सर जी जी सर हमें राहिम, हम लोगों ने ये वाला तरीका इस्तेमाल करना है, ये क्वाड्रेंट्स वाला। सॉरी दोबारा पूछें। हमें कैसे पता चल मैंने क्वाड्रेंट्स वाला तरीका इस्तेमाल करना है? जब भी ट्रिग्नोमेट्री आती है करते ही हमेशा यही है, सेकंड ऑफ थॉट ही नहीं है। हमेशा आपने बेसिक एंगल 180 माइनस बेसिक एंगल ये सब हमेशा करना है जब भी आपकी ट्रिग्नोमेट्री आएगी। अगर आपको मल्टीपल आंसर उसके अगेंस्ट कहता है तो वो फर्स्ट में भी पॉसिबल है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉसिबल है। लेकिन अगर कोई एक स्पेसिफिक आंसर कहता है तो फिर आपको जरा देखना पड़ेगा कि वो फर्स्ट वाला या सेकंड वाला, जिस तरह इसमें हमने चेक किया है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री जब भी आएगी साइन एक्स इज इक्वल टू आएगा, आपको हमेशा ये बेसिक एंगल 180 माइनस बेसिक एंगल 180 प्लस ये सारा माइंड में रखना होगा। Okay, second part is find by calculation the coordinates of B. So coordinates of B mean आपको उसने x coordinate नहीं कहा, x and y दोनों आपको बताने। So अगर मैं डायग्राम वापस लेके आऊं, so x coordinate of B फाइंड करना है। तो अगर आप देखिए तो B का x coordinate भी अगर देखना है तो हमने इन्हीं दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, tan x और cos x को, और वो ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। तो वो सब कुछ जो ऊपर सॉल्व किया वो वही है। सो बी का एक्स कोऑर्डिनेट अगर पहले निकालना है तो बी का अगर एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो वो देखें ये आपका pi/2 था और ये पाई है, तो ये 90 और 180 के दरमियान बन रहा है। उन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा अगर आप सब कुछ सॉल्व करें 90 से 180 के दरमियान अगर सॉल्व करना है तो आपके पास इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट है। तो सिंपली बी का एक्स कोऑर्डिनेट होगा सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? 180 माइनस बेसिक एंगल। 180 minus basic angle is pi minus basic angle. Pi minus 0.666. So pi minus 0.66 अगर आप चेक करें तो that will be, अपने कैलकुलेटर में चेक कीजिए और बताइए। I think 2.48 correct to 3 significant figure. This is x coordinate. Oh,
ओके, हाउ टू फाइंड नाउ y कोऑर्डिनेट। आपके पास जो ऊपर कर्व गिवन है y इज इक्वल टू सो y इज इक्वल टू cos x। वो b जो पॉइंट है अगर आप देखें तो उसमें कर्व y इज इक्वल टू cos x भी पास होती है, y इज इक्वल टू tan x भी पास होती है। किसी एक इक्वेशन में आप पुट करें, अगर आप y इज इक्वल टू cos x में पुट करते हैं तो x इज 2.48। सो कैलकुलेटर में चेक कीजिए, आपको y कोऑर्डिनेट भी पता चल जाएगा। सो y कोऑर्डिनेट इज, बताइए करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट क्या बन रहा है, -0.786 आएगा या 787 आएगा। सो बी के कोऑर्डिनेट्स आ गए 2.48 -0.786। जी बताइए, क्वेश्चन 4 पार्ट 1 2 दोनों क्लियर है? Yes, sir. ओके जी, आफ्टर क्वेश्चन 4 बताइए नेक्स्ट प्रॉब्लम। एनी Sir, प्रॉब्लम question इन? 8. ओके समीन, बिल्कुल मैं आता हूँ लेकिन जी। सर उससे Question पहले 6. question 6. उससे पहले 6 से पहले कोई और प्रॉब्लम? ओके 6 की तरफ चलते हैं फिर। सर एक सेकंड, क्वेश्चन 5 के लास्ट पार्ट का मैंने वर्किंग तो की है, लेकिन आप बता सकते हैं? मुझे लगता है मेरी वर्किंग बहुत लंबी है फिर 3 मिनट। देख लेते हैं 5 के लास्ट पार्ट सी पार्ट में जी सर। फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू करना था। मुझे एक दफा ऊपर देखना पड़ेगा क्वेश्चन। एक सर्कल है जिसका सेंटर है ए। मैं थोड़ी सी डायग्राम स्केच कर लेता हूँ जल्दी से अपने लिए। ये सर्कल है, सेंटर है इसका ए, वो गिवन है 2 1। एक पॉइंट बी है 10 7। सपोज ये है पॉइंट बी 10 7। आपने इक्वेशन ऑफ सर्कल भी फाइंड की हुई है। The line L1 is a tangent to circle C at the point B. So point B पे एक tangent है। So point B पे tangent। ठीक है, कर लो। So ये है अगर tangent, और इसको वो कह रहा है कि line L1, this is line L1। आपने line L1 की इक्वेशन भी फाइंड की हुई है, ठीक हो गया। फिर अब इसका देखते हैं C पार्ट। C part is the line L2 is parallel to L1 and passes through the midpoint of AB। Okay, so पहले मैं ऐसा करता हूँ, AB का मिड पॉइंट, उस मिड पॉइंट ऑफ AB तकरीबन यहाँ पे कहीं होगा मिड पॉइंट। सो अगर ये मिड पॉइंट है, सो लाइन L2 इस मिड पॉइंट से पास कर रही है और इसके पैरेलल भी है, कुछ ऐसी है लाइन L2। Given that L2 intersects C at the point P and Q। ये जो लाइन 2 है ये कर्व को, सर्कल को P और Q पे इंटरसेक्ट करते हैं। सो यू वांट टू फाइंड द लेंथ PQ। सो खदीजा ये था क्वेश्चन। आपने इसका एक मेथड जो आप जो कह रहे हो लॉन्ग किया है, मुझे लग रहा है कि आपने लाइन 2 की इक्वेशन फाइंड की होगी। लाइन 2 की इक्वेशन और सर्कल की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P एंड Q फाइंड किया होगा। फिर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके P और Q के डिस्टेंस आ गया होगा। मेथड सर बिल्कुल करेक्ट है, बट दैट्स अ लॉन्गर मेथड। ऐसे ही किया आपने? I think that method is wrong also because it says that you have to find it in the exact form, और उस मेथड से exact form नहीं आता। नहीं, एग्जैक्ट भी आ सकती है अगर आप कैलकुलेशन एग्जैक्ट करें, लेकिन मैं आपको इसका मेथड वैसे बताया तो, क्योंकि 2 मार्क का क्वेश्चन था। और अगर आप देखें तो ये जो मिड पॉइंट है, यू नो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट एज वेल। सो अगर आपके पास मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास डिस्टेंस फार्मूला से ये लेंथ आ गई, दिस वन। देन अगर आप, वी नो दिस इज रेडियस,
आपके पास इस सर्कल का रेडियस भी है, क्योंकि आपने सर्कल का रेडियस ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है, सर्कल की इक्वेशन फाइंड की है. सो यू हैव दिस वन एंड दिस वन, दीज टू लेंथ्स एज वेल, राइट. सो जब आपके पास ये टू लेंथ है तो अब आप क्या करेंगे, मिड पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये लेंथ आ जाएगी, दिस रेड वन. और जब आपके पास ये लेंथ आ जाएगी उसको डबल करेंगे तो डिस्टेंस पी क्यू आ जाएगा. सो आपको बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना. ठीक है सर, थैंक यू. Okay, let's move forward to question 6. A vacuum flask for keeping drinks hot is modeled as a closed cylinder in which the internal radius is r centimeter and internal height is h centimeter. The volume of the flask is 1000 cubic centimeter. A flask is most efficient when the total internal surface area is a minimum. ओके, उसने ये बता दिया कि ये फ्लास्क मोस्ट एफिशिएंट कब होगी, जब एरिया इज मिनिमम. बरल शो दैट एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2000 ओवर आर. देखिए ये जो पार्ट 1 है ना इस क्वेश्चन का, ये आपका बेसिकली अभी टॉपिक तो डिफरेंशिएशन आया है इसमें है, लेकिन पार्ट 1 में कहीं पे ए एस का कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं हो रहा. ये प्योर आप ओ लेवल आईजीसीएसई का क्वेश्चन कंसीडर कर सकते हैं. ही इज टॉकिंग अबाउट अ सिलेंडर. सिलेंडर का जो एरिया होता है बताइए वो क्या होता है. सिलेंडर का फुल टोटल सरफेस एरिया होता है, टॉप और बॉटम सर्कल होते हैं पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर होता है, और फिर एक सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है विच इज 2 पाई आर एच. दिस अ फॉर्मूला यू शुड नो कि कर्व के सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच. हमें प्रूव करना है कि उसका एरिया है 2 पाई आर स्क्वायर, दिस इज ओके, और साथ लाना है 2000 ओवर आर. मीन वो जो हमने प्रूव करना है उसमें एच नहीं आना चाहिए, हमारे पास एच आ रहा है. तो ये एच हमें यहां से रिमूव करना है. अब ये एच कैसे रिमूव करें, अब और इंफॉर्मेशन अगर क्वेश्चन में देखें तो वॉल्यूम गिवन है उस सिलेंडर का, उस फ्लास्क का. अब आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला आना चाहिए. सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच. नाउ वॉल्यूम इज 1000 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच. सो ये जो वॉल्यूम गिवन था यहां से अब आप एच को सब्जेक्ट बनाएंगे. तो अगर आप एच सब्जेक्ट बनाए तो यू विल गेट 1000 ओवर पाई आर स्क्वायर. सो ये एच आप यहां पुट करें, आप देखिए प्रूव हो जाएगा. सो एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एंड एच इज 1000 ओवर पाई आर स्क्वायर. सो अब आप देखें कुछ कैंसलेशन हो रही है, पाई पाई से कैंसल. सो एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर, 2 इंटू 1000 इज 2000, और एक रेडियस इस रेडियस स्क्वायर से कैंसल, तो आपके पास डिनोमिनेटर में रहेगा सिर्फ 1 आर. सो दिस क्वेश्चन ये प्रूव हो चुका है. इट्स प्योरली ओ लेवल के आपके जो फॉर्मूलाज हैं जो आपने किए, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वो आने चाहिए थे. सेकंड पार्ट, given that r can vary, find the value of r correct to 1 decimal place for which a has a stationary value. So पहले हम क्वेश्चन यहीं तक पढ़ेंगे. यहां से जो उसने लिखा हुआ ना, गिवन दैट आर कैन वेरी, हम यहीं से समझ आ रहे हैं कि ये वेरिएशन आ रही है आर में. सो रेट ऑफ चेंज की बात कर रहा है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि डिफरेंशिएशन टॉपिक है, और ना यहाँ समझ आए तो फिर आगे समझ आ जाना चाहिए. फॉर विच ए इज स्टेशनरी, जब ए की स्टेशनरी वैल्यू होगी वहां पे आपने आर की वैल्यू 1 डेसिमल प्लेस तक फाइंड करनी है. सो ये डिफरेंशिएशन टॉपिक है.
ए ऑलरेडी ऊपर आपने प्रूव किया हुआ है कि वो है 2πr² प्लस 2000 ओवर आर। सो स्टेशनरी वैल्यू ऑफ ए के लिए हमने आर फाइंड करना है। सो स्टेशनरी वैल्यू में इसको डिफरेंशिएट करना है। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आर को पहले न्यूमरेटर में लाना पड़ेगा। सो 2πr² प्लस 2000 r रेज टू पावर -1। So let's differentiate this now. dA by dr is equal to, so power 2 कोफिशिएंट बन जाएगी। याद रखें ये 2 और पाई दोनों कोफिशिएंट हैं, वो कांस्टेंट टर्म्स हैं, वो ऐसे ही रहेंगे। तो r स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2r, 2 कोफिशिएंट बनेगा तो पहले 2 और पाई है तो 4πr बन जाएगा। इधर से -1 कोफिशिएंट बनेगा, so 2000 into -1 is -2000 r raised to power -2। सो स्टेशनरी वैल्यू के लिए हमें dA by dr को क्या पुट करना है, 0। सो 4πr -2000 ओवर r²। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हमारे पास r आ जाएगा। इफ यू सी r² अगर हम लें एलसीएम, सो 4πr into r² is 4πr³ -2000। so r² will get multiplication. So this is equal to 0 is equal to 4πr³ -2000। So ये आपके पास आ जाएगा 4πr³ is equal to 2000, r³ is equal to 2000 over 4π। अपने कैलकुलेटर से इसका आंसर फाइंड करें, क्यूब रूट ऑफ 2000 over 4π, और उसने आंसर कहा था 1 डेसिमल प्लेस तक। So use your calculator to get the answer. Which is, I think, as per the marking scheme, R should be 5.4. Correct to 1 decimal place उसने कहा था। जी सर यही आ रहा है। ओके जी, अब इसका एक और पार्ट भी है। Verify that the flask is most efficient when R takes this value. जब R की ये वैल्यू होगी तो आपको प्रूव करना है कि फ्लास्क इज मोस्ट एफिशिएंट। अब अगर आप ओरिजिनल स्टेटमेंट अगर आपको याद हो तो उसने बताया था मोस्ट एफिशिएंट कब होगा। उसमें लिखा था अ फ्लास्क इज मोस्ट एफिशिएंट व्हेन टोटल एरिया इज मिनिमम। फ्लास्क इज मोस्ट एफिशिएंट व्हेन टोटल एरिया इज मिनिमम। तो अब आपको ये प्रूव करना है कि ये जो आपकी स्टेशनरी वैल्यू आ रही है ये मिनिमम है। ये अब आपको बात प्रूव करना है कि जो स्टेशनरी वैल्यू ऑफ आर है ये मिनिमम है। ए की जो स्टेशनरी वैल्यू आर के अगेंस्ट आ रही है वो मिनिमम है। अब ये मिनिमम और मैक्सिमम कैसे चेक करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से। सो आपके पास जो डी ए बाई डी आर आ गया है उसको यहां दोबारा कॉपी करें, 4πr -2000 r रेज टू पावर -2। इस पे सेकंड डेरिवेटिव, इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करें, मीन डी स्क्वायर ए बाय डी आर स्क्वायर। इसका सेकंड डेरिवेटिव बन रहा है 4πr की डिफरेंशिएशन 4π और -2 कोएफिशिएंट बनेगा तो +4000 r रेज टू पावर -3, जो कि आपके पास बन गया 4π + 4000 ओवर r³। सो अब आप क्या करेंगे, जो r आपने फाइंड किया 5.4 वो इसमें आप पुट कीजिए। सो अगर आप पुट करें 4π + 4000 ओवर 5.4³, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ये कहता है कि अगर आप वो चेक करना चाहते हैं कि वो मिनिमम है या मैक्सिमम है तो आप उसमें r की वैल्यू पुट करें। अगर आपका आंसर आ गया पॉजिटिव तो इट मींस इट्स मिनिमम, और अगर आप इसकी कैलकुलेशन चेक करें तो आंसर इसका आ रहा है ग्रेटर देन 0। सो ग्रेटर देन 0 मीन मिनिमम।
So minimum mean, hence most efficient. जी खदीजा, अगर एग्जाम में ये सेकंड डेरिवेटिव लेने का ख्याल ना है और हम ऐसे करें कि हम जो इक्वेशन है उसमें हम r की वैल्यू 5.4 डालें और फिर एक बड़ी डालें और एक छोटी डालें और फिर वो दिखा दें कि एरिया ज्यादा हो रहा है तो उससे मार्क्स मिलेंगे। बिल्कुल। आप, मेरा ख्याल है एक बड़ी आ रही है और एक छोटी आ रही है। नहीं, अगर आपने पुट करना है तो फिर आप फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करें, यहाँ पुट करें, जी सर, वो मैंने कर यही सकते कहा, हो। उस इक्वेशन में आप डाल दें। हाँ, और उसमें एक पॉजिटिव आएगा और एक नेगेटिव आएगा, एक बड़ी या छोटी नहीं आएगा। आप मेरा ख्याल कहना चाह रहे हैं कि 5.4 अगर आ रहा है तो 5.4 से छोटी वैल्यू अच्छा है 5.3, और उससे सर बड़ी वैल्यू 5 मैं मैं कह रही हूँ उस एरिया वाली इक्वेशन में डालें जो आपने ऊपर ब्लू में लिखी हुई है, क्योंकि वी नीड द एरिया टू बी मिनिमम। तो देखें उससे कैसे प्रूव होगा कि वो मोस्ट एफिशिएंट है। अगर हम 5.4 डालेंगे तो एक वैल्यू आएगी, फिर हम 5.3 डालेंगे तो फिर बड़ा एरिया आ जाएगा, 5.5 डालेंगे फिर भी बड़ा एरिया आ जाएगा। दैट इज प्रूव्स दैट एट r इज इक्वल टू 5.4 एरिया इज मिनिमम। देखें, जो प्रूव करने का तरीका है, एक सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है और एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है। आप दोनों ने यूज करे। आपको मैं वैसे बताता हूँ कि सपोज कि आपके पास कोई भी एक मिनिमम पॉइंट है, ये वाला, या सपोज ये मिनिमम पॉइंट है, आप 5.4 पे, आप 5.3 पुट करें और 5.5 पुट करें, उसके अगेंस्ट आपके पास ये आंसर आ जाते हैं, और हो सकते हो सेम आंसर आए। उससे y की वैल्यू से कुछ नहीं समझ आएगा कि वो मिनिमम है या नहीं। ठीक है सर। सो आपको अगर करना ही है तो आप एक ये, अगर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट समझ आ गया तो बेस्ट तो यही है। लेकिन अगर आपने फर्स्ट डेरिवेटिव से करना है तो वो ये है कि फर्स्ट डेरिवेटिव बेसिकली इसमें पुट करने से ग्रेडियंट पता चलता है। सो 5.3 पुट करने से आपका आंसर ग्रेडियंट नेगेटिव आएगा, 5.5 पुट करने से आपका ग्रेडियंट पॉजिटिव आएगा, और आपका अगर ग्रेडियंट उस मिनिमम पॉइंट से पहले नेगेटिव आए बाद में पॉजिटिव आए तो इसका मतलब क्या होता है कि वो मिनिमम है। सो फर्स्ट डेरिवेटिव से कर लें या सेकंड डेरिवेटिव से, सर समझ ये आ दोनों, गया, इन थैंक यू। दोनों, ये दोनों करेक्ट होंगे। जी सर, गॉट। जी क्लियर है ये क्वेश्चन 6 सबको? जी नेक्स्ट बताइए, आफ्टर क्वेश्चन 6 नेक्स्ट क्वेश्चन। Say question 10 last part. Sir, question ओके, 8. एनी क्वेश्चन बिफोर 10? बिफोर 10 पहले अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। Question 8, sir. Sir, तो सर 7. क्वेश्चन क्वेश्चन 7 का बी पार्ट, जैसे ये डोमेन कैसे ढूंढेंगे इसकी, ये भूल गया मुझे। 7, जी 7 में मुझे कोशिश कीजिए कि हम चाहते हैं हम सारे क्वेश्चन जो जो प्रॉब्लम डिस्कस कर लें, तो अननेसेसरी में वर्किंग नहीं करूं तो बेहतर है। सो 7 में मुझे हाशिम आप मुझे बताइए, क्या पार्ट 1 करने की जरूरत है या डायरेक्ट में सेकंड पार्ट कर No, दूं? sir. Part 2. पार्ट 2, और पार्ट 2 मीन एफ जी इनवर्स या उसकी डोमेन? Sir, domain. ओके चलें जी, डोमेन करते हैं। क्योंकि आपने एफ जी इनवर्स फाइंड किया है मुझे, आप और पार्ट 1 में एफ जी भी फाइंड किया हुआ है आपने, मैं सिर्फ पार्ट 1 का आंसर मार्किंग स्कीम से कॉपी कर लूंगा कि पार्ट 1 में एफ जी ऑफ एक्स ऑलरेडी आपने फाइंड किया हुआ है 2 × 3x + 2 होल स्क्वायर प्लस 3, ये आपने फाइंड किया हुआ है। ओके जी, फाइंड एक्सप्रेशन सेकंड पार्ट करने लगा हूं। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर एफ जी इनवर्स एंड डिटरमिन द डोमेन ऑफ एफ जी इनवर्स। देखिए, मुझे इनवर्स की डोमेन नहीं करनी होती, मैं क्या करूंगा, एफ जी इनवर्स की डोमेन का मतलब आई नीड टू फाइंड द रेंज ऑफ एफ जी। मैं एफ जी की रेंज फाइंड करूंगा, जो एफ जी की रेंज होगी वो इक्वल होगी डोमेन ऑफ एफ जी इनवर्स। सो मैं रेंज ऑफ एफ जी फाइंड करने की कोशिश करने लगा हूं, और एफ जी फंक्शन मेरे पास ये गिवन है। अगर आपको रेंज ऑफ एफ जी करनी है तो आपको उसके लिए डोमेन ऑफ एफ जी चाहिए पहले, और किसी भी कॉम्पोजिट फंक्शन की डोमेन क्या होती है, जो इनर फंक्शन की डोमेन होती है।
मीन इनर जी की डोमेन क्या है अगर आप देखें, खैर एफ जी दोनों की डोमेन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। सो इस एफ जी की डोमेन है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मैं इसकी रेंज फाइंड करने लगा हूं। सो अब आप देखें तो ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है और इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं -2/3 3। इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स ये हैं -2/3 3, -2/3 3। कंप्लीट ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है, मतलब -2/3 के अगेंस्ट ये पॉइंट है 3, ये है 3। लेकिन अगर ये कंप्लीट ग्राफ बना हो तो आप कह सकते हो कि इसकी रेंज क्या है। अगर कंप्लीट ग्राफ हो तो इसकी रेंज आप सिंपली कह दोगे 3 और 3 से ग्रेटर। लेकिन ये तो कंप्लीट ग्राफ नहीं है। अब जो डोमेन दी है उसके मुताबिक अगर मैं ग्राफ देखूं तो उसके मुताबिक ग्राफ तो सिर्फ बन रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो सिर्फ ये ग्राफ है। इससे प्रीवियस ग्राफ तो इसका मतलब हमें रेज कर देना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ग्राफ। सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए अगर आप 0 इस ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करें तो आप देखें 0 पुट करने से नंबर क्या बनता है आपके पास। 0 पुट करें तो आपके पास आ रहा है 3 × 0 0 + 2 2 2 स्क्वायर 4 4 × 2 8 8 + 3 11। सो आपका इसका मतलब कि ये नंबर जो बन रहा है यहाँ पे, ये नंबर बन रहा है 11। सो आपकी रेंज बन रही है ग्रेटर देन इक्वल टू 11। सो रेंज ऑफ एफ जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 11। और डोमेन भी इसका मतलब रेंज ऑफ एफ जी इज इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ जी इनवर्स, सो डोमेन इज एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 11। जी, जिन लोगों ने क्वेश्चन 7B सेकंड पार्ट डोमेन ऑफ एफ जी इनवर्स पूछी थी, क्या उनको डोमेन ऑफ एफ जी इनवर्स क्लियर है? जी सर। जी, एनी अदर प्रॉब्लम इन क्वेश्चन 7? No, sir. ओके गुड, हो गया। क्वेश्चन 8 इसके बाद आप में से कुछ लोगों ने कहा। जी, क्वेश्चन 8 का कौन सा पार्ट, ऑल या कोई स्पेसिफिक पार्ट? सर ये वाला क्वेश्चन प्लीज पूरा करवा दें। ओके, कंप्लीट कर लेते हैं क्वेश्चन। Okay, in question 8, A part, first part 1. In figure 1, OAB is a sector of a circle with center O and radius R. AX is tangent at A to the arc AB and angle BAX is alpha. Show that angle AOB is 2 alpha. हमने ये एंगल प्रूव करना है। सो समीन, अगर आप ये देखें कि ये एंगल, क्योंकि फुल एंगल वो टेंजेंट की वजह से 90 है, तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस अल्फा। लेकिन हम रेडियन में करेंगे, बेहतर यही है रेडियन में कर लें, π/2 माइनस अल्फा। तो ये एंगल क्या होगा π/2 माइनस अल्फा। और आपको ये बात पता है कि ये जो सेक्टर है, ये मिडिल में आपके पास ये रेडियस बन रहा है। अगर ये रेडियस है, ये दोनों इक्वल हैं, ये और ये अगर इक्वल हैं, तो अगर वो एंगल π/2 माइनस अल्फा है तो ये भी π/2 माइनस अल्फा होगा। सो अगर आपने इस ट्राइंगल का थर्ड एंगल कैलकुलेट करना है एक्स, ये वाला एंगल, तो आप उन दोनों को ऐड कीजिए और 180 में से माइनस कर लें। सो π/2 माइनस अल्फा ऐड करना है π/2 माइनस अल्फा और माइनस कर देंगे 180 में से, मीन पाई में से, तो ये एंगल आपका आ जाएगा AOB। सो पाई माइनस π/2 प्लस अल्फा प्लस, ये बेसिकली दोनों ऐड होके माइनस हो रहे हैं, याद रखिएगा। सो ओवरऑल दोनों ऐड होंगे और फिर पाई में से माइनस होंगे, तो ये साइंस क्या बन जाएंगे -π/2 प्लस अल्फा। सो पाई माइनस, ये -π/2 माइनस π/2 माइनस
पाई बन जाएगा और ये प्लस पाई से कैंसिल, सो यू विल गेट एंगल अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा। सो आपका एंगल ए ओ बी प्रूव हो गया कि दिस एंगल इज 2 अल्फा। Second part, find the area of the shaded segment in terms of R and alpha. So ये एंगल है आपके पास 2 अल्फा। सो अगर आपने एंगल फाइंड करना है तो आप फुल ये जो सेक्टर है इस सेक्टर का एरिया फाइंड करेंगे, हाफ आर स्क्वायर थीटा, और उसमें से ये जो ट्रायंगल है उस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, सो शेडेड एरिया आ जाएगा। सो लेट्स डू दैट। सो एरिया ऑफ शेडेड एरिया इज इक्वल टू area of sector area minus triangle area। so sector का एरिया क्या है, हाफ आर स्क्वायर थीटा, और थीटा क्या है 2 अल्फा, और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, हाफ ए बी साइन सी, हाफ ए इंटू बी इज आर इंटू आर, साइन सी मीन साइन 2 अल्फा। सो एरिया आपके पास आ गया। अगर आप देखें तो ये 2 और 2 कैंसिल, सो आर स्क्वायर अल्फा, ये 2 इस 2 से कैंसिल नहीं हो सकता, वो साइन ऑफ एंगल है उसके साथ नहीं कैंसिल, तो इट इज हाफ आर स्क्वायर साइन 2 अल्फा। जी पार्ट 2 क्लियर है। उसने कहा था इन टर्म्स ऑफ आर एंड अल्फा, तो ये इन टर्म्स ऑफ आर एंड अल्फा यही फाइनल आंसर है। जी सर क्लियर है। ओके जी, सेकंड ये आंसर मुझे चाहिए होगा थर्ड पार्ट में, प्लीज नोट रखिएगा, आई विल आस्क यू। ओके जी, जो इसका बी पार्ट है, in the figure ABC is an equilateral triangle of side 4 centimeter. The lines AX, BX and CX are tangent to the equal circular arcs AB, BC and CA. Use the result in part A to find the area of the shaded region, giving your answer in terms of pi and under root 3. ये क्वेश्चन नॉर्मली उन्हीं लोगों से नहीं हुआ जिन लोगों ने इस डायग्राम को प्रीवियस क्वेश्चन की डायग्राम के साथ रिलेट नहीं किया। अगर प्रीवियस क्वेश्चन की डायग्राम को अच्छी तरह देखें तो प्रीवियस क्वेश्चन में ये वही ए बी एक्स को अगर अच्छी तरह देखें, ओ सेंटर, ओ ये आपका सेंटर था एक आर्क का और ये एक्स बना हुआ है। सो यही डायग्राम उधर उसने फिट की है। जरा अगर आपको मैं दिखाता हूं, ये भी माइंड में रखिएगा। यहां पे था आपके पास ओ, और आप ये देखें ये एक्स बना हुआ है, ये वही एक्स बना हुआ है। तो ये पिछली डायग्राम थी। लेकिन अगर आप पिछली डायग्राम में देखें तो शेडेड रीजन कौन सा था, पिछली डायग्राम में शेडेड रीजन ये वाला था, ये डायग्राम बनी हुई थी और ये रीजन शेडेड था। आपने इस शेडेड रीजन का एरिया प्रीवियस डायग्राम में किया हुआ है। अब आप देखें कि जो अब उसने क्वेश्चन दिया है, उसने क्वेश्चन जो दिया है उसने एक ये ट्राइंगल एबीसी दी और उसके दरमियान शेडेड एरिया फाइंड करने के लिए कह रहा है। सो आप क्या करेंगे, इस फुल ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे और इस फुल ट्राइंगल का एरिया हाफ ए बी साइन सी से हो जाएगा, क्योंकि हाफ ए बी ये अगर 4 है, ये 4 है, ये सारी 4 है, ये तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये एंगल मिडल वाला क्या होगा, ये 60 डिग्री होगा। ठीक हो गया, ये एंगल आपके पास क्या होगा, ये 60 डिग्री होगा।
सो अगर ये 60 डिग्री है तो इसका मतलब आपके पास π/6 बन जाएगा। सॉरी, 60 डिग्री इज π/3। सो इसका एंगल भी है आपके पास। सिर्फ करना क्या है कि उस ट्राइंगल के एरिया में से हमने ये 3 एरियाज 1 2 3, ये 3 एरियाज माइनस करने। और इनमें से भी अगर आप देखें 3 एरियाज में से अगर आप देखें तो ये जो शेडेड एरिया जो मैंने अभी शो किया हुआ है रेड कलर में, ये ऑलरेडी आपने फाइंड किया हुआ है। सो ये आपने माइनस करना है और ये 3 दफा माइनस करना है। जी, मेन आइडिया सबको क्लियर हो गया कि कैसे एरिया फाइंड करना है? कि आपको इस फुल ट्राइंगल के एरिया में से ये अनशेडेड माइनस करना है। ये अनशेडेड आपने प्रीवियस पार्ट में किया हुआ है, प्रीवियस पार्ट में ये शेडेड था। सो देखिएगा अब, अब शेडेड एरिया आएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस 3 टाइम्स एरिया ऑफ अनशेडेड सेगमेंट। और वो जो अनशेडेड सेगमेंट है वो प्रीवियस पार्ट में शेडेड था, वो किया हुआ है। So it is equal to area of triangle is half base height, half AB sin C, half into 4 into 4 into sin 60 डिग्री π/3। ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसमें से माइनस करना है 3 टाइम्स द एरिया ऑफ अनशेडेड सेगमेंट, ये वाला। अब ये एरिया आपने प्रीवियस पार्ट में किया हुआ था। अगर आप प्रीवियस पार्ट में से बताएं तो वो आई थिंक था r² अल्फा -1/2 r² sin 2 अल्फा। प्लीज कंफर्म करें, प्रीवियस पार्ट में यही फाइंड किया था ना? Yes, sir. ओके, क्या हमें पता है कि अब अल्फा क्या है? सो मसला हमारे पास अब ये है कि वो अल्फा नहीं है। सो हम किसी तरीके से पहले अल्फा फाइंड कर लें, अगर तो फिर क्वेश्चन हो जाएगा। चलें देखें अल्फा कैसे फाइंड करेंगे। सर अल्फा तो दिया हुआ नहीं है। अल्फा कहाँ दिया हुआ है? जब वो π/3 बनता है ना तो π/3 को 2 से डिवाइड कर देंगे। नहीं, कैसे पता चल रहा है अल्फा π/3 से को 2 से डिवाइड कर दे? अच्छा, आप वहां से कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है, मैं समझ गया। सो हम देख रहे हैं कि हमने पहले बेसिकली अल्फा डिसाइड करना है कि अल्फा क्या है। और अगर आपको डायरेक्ट समझ आ रहा है तो फिर तो बिल्कुल ठीक है, अगर डायरेक्ट नहीं समझ आ रहा तो फिर अब आप देख लें कि आपके पास, अगर आप प्रीवियस डायग्राम देखें तो प्रीवियस डायग्राम में उसने एक्स के साथ ये जो एंगल बन रहा था इसको उसने कहा था ये अल्फा है। प्रीवियस डायग्राम में उसने इसको कहा था अल्फा है। और अगर ये अल्फा है तो आपके पास फिर फुल ये कितना था? ये फुल 2 अल्फा हुआ। ये फुल आपको पता है कि ये 60 डिग्री है, π/3 है, तो उसका हाफ वो क्या होगा? दैट विल बी अल्फा। और वो अल्फा क्या बन जाएगा? π/6। हाफ ऑफ 60 डिग्री 30 डिग्री बन जाएगा। जी, ये अल्फा समझ आ रहा है सबको कि ये π/6 मीन 30 डिग्री कैसे है? ओके, अगर अल्फा पता चल गया कि π/3 है और रेडियस क्या आर क्या था पिछले पार्ट में? पिछले पार्ट में ये आर था। अब आर कोई बताएगा क्या है? जी जरा देखिए, अब आर मैं आपको बताने लगा हूं क्या है। आपको ये बात पता है कि प्रीवियस पार्ट में ये एंगल आपने फाइंड किया हुआ था 2 अल्फा। 2 अल्फा मीन 2 टाइम्स अल्फा π/6 था, सॉरी। सो 2 टाइम्स π/6 इज ये π/3 बन गया, मीन 60 डिग्री बन गया। अब अगर ये 60 डिग्री है और ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो 180 में 60 माइनस करेंगे तो ये एंगल्स भी आपके पास क्या आएंगे? 60 60 आएंगे। ये एंगल 60 60 आने का मतलब कि ये जो ओ ए बी ट्राइंगल है ये भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। सो ओ ए बी अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सारी साइड्स इक्वल हैं, और अगर ये लेंथ 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 होंगे। सो इससे प्रूव हुआ कि रेडियस इज 4 सेंटीमीटर। सो अब आप इसकी जगह
यहाँ ये पुट करेंगे और आर क्या लिखेंगे 4 और अल्फा लिखेंगे π/6. सो आर स्क्वायर मीन 4 स्क्वायर, अल्फा बीन π/6 minus 1/2 r square mean 4 square sine 2 alpha. So 2 times π/6 is π/3. और अब आपने कैलकुलेशन एग्जैक्ट करनी है. अगर एक दफा कैलकुलेटर में कर रहे हैं, अगर आपका कैलकुलेटर एग्जैक्ट नहीं दे रहा तो उसको आप अलग अलग करें. मीन साइन π/3 को अलग कैलकुलेटर में चेक करें क्या बनता है. सो ये आपका 4 times 4 16/2 ये बनेगा 8. अगर आप कैलकुलेटर में साइन π/3 चेक करें तो वो आएगा √3/2 -3 इंटू. अगर आपका कैलकुलेटर एग्जैक्ट नहीं दे रहा तो आप खुद मैनुअल कैलकुलेशन करें, सिर्फ साइन π/3 वाला कैलकुलेटर में चेक करें. ये 4 स्क्वायर हो जाएगा 16. में इसको वर्किंग करने लगा हूं. 16/6 मतलब 8/3 पाई माइनस इधर आंसर बनेगा 16/2 मीन 8 और साइन π/3 √3/2. सो ये आपके पास आ जाएगा 8 √3/2 माइनस 3 मल्टीप्लाई करें तो 8 पाई प्लस 3 times 8 is 24 √3/. अच्छा ये भी कैंसिल हो जाएगा ना, 2 और 4 कैंसिल होगा तो 4 बनेगा तो ये 12 आ जाएगा. 12 √3. तो अगर आप इसका और इसका फर्दर अगर आप एलसीएम लें, सिर्फ इन दोनों को, अगर आप वैसे फुल का भी एलसीएम अगर आप लेना चाहते हैं तो फुल का भी ले सकते हैं, और इनका अगर अलग लेना है तो अलग लें. तो ये बेसिकली 2 और 8 कैंसिल होकर आपके पास 4 बन रहे हैं. 4 √3 प्लस 12 √3, बस ये डायरेक्ट हो जाएगा. 4 √3 और 12 √3 क्या बनेगा 16 √3 माइनस 8 पाई. सो ये आपके पास एग्जैक्ट आंसर आ गया इन टर्म्स ऑफ पाई एंड √3. ओके जी, ये था क्वेश्चन 8. नेक्स्ट बताइए. Question 10, last part. क्वेश्चन 10 लास्ट पार्ट. क्वेश्चन 10 था अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन. देखते हैं. The graph of y is equal to f of x plus a has a minimum value at 3, 0, where a is a constant. So आप देखिए अगर f of x में कुछ a ऐड कर दिया जाए, so a ऐड कर दें, तो इसका मतलब ये कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है? ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है? ट्रांसलेशन है. तो ट्रांसलेशन है, a यूनिट अपवर्ड ऐड हो जाएगा. तो कह रहा है कि इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो 3, 0 है. पहले देखते हैं कि ओरिजिनल फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या थी. जो ओरिजिनल फंक्शन था f of x वो आपके सामने ड्रॉ हुआ है, और उसमें क्या किया है कि अब उस फंक्शन में a ऐड कर दिया तो मिनिमम वैल्यू बन गई है 3, 0. मीन आप देखिए ये जो मिनिमम पॉइंट पहले था ये था 3 - 5. अब ये पूरा का पूरा इसका मतलब ऊपर शिफ्ट हो गया यहाँ पे और ये बन गया 3, 0. इसका मतलब कि ग्राफ कुछ अब आपका ऐसा बन गया कि मिनिमम वैल्यू जो पहले 3 - 5 थी अब वो 3, 0 हो गई है. सो अब आप देखिए कि ये ए हुआ है, ट्रांसलेशन हुई है, ए यूनिट ऐड हुए हैं. आप देखिए कि पूरा का पूरा ग्राफ कितने यूनिट ऊपर शिफ्ट हुआ है, -5 से 0 पे आ गया है. -5 से 0 पे आ गया है. तो आपका ग्राफ में अगर देखा जाए तो ये कौन सी ट्रांसलेशन हो रही है? 5 यूनिट्स अपवर्ड शिफ्ट हुआ है ग्राफ. सो वही जो एफ ऑफ एक्स था उसमें 5 यूनिट ऐड कर दिए हैं, तो ये 5 यूनिट्स अपवर्ड शिफ्ट हुआ है. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? सो द वैल्यू ऑफ ए इज 5.
सो कंप्लीट ग्राफ आपका ट्रांसलेशन हुई है, ट्रांसलेशन बेसिकली 5 यूनिट्स अपवर्ड ग्राफ शिफ्ट हो गया, तभी वो 3 - 5 से 3 0 बन गया. सो इट मींस f of x a plus a mean a is 5. जी रानिया, इज दैट क्लियर? Yes, sir. सो ये था इसका लास्ट क्वेश्चन. जी, एनी अदर क्वेश्चन? सर आपने कहा था जब हमें मैन्युअली करना होता है तो हम साइन π/3 को चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर से, है ना? लाइक जो दोबारा बताइए क्या कहा आपने? सर जो क्वेश्चन 8 का लास्ट पार्ट था, अगर हमारे वैल्यूज एग्जैक्ट नहीं आ रही तो हम कुछ पार्ट्स चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर से, लेकिन वो पार्ट भी मतलब एग्जैक्ट नहीं आ रहा, जैसे साइन π/3 मेरा एग्जैक्ट नहीं आ रहा कैलकुलेटर से। देखिए, मैंने आपको एक बात बताई थी कि आपके पास जो कैलकुलेटर है वो ऐसा होना चाहिए कि जो साइन 30, साइन 60, कॉस 30, 60 और 45 की वैल्यूज एग्जैक्ट दे. और अगर वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रहा तो फिर आपको एक मैंने टेबल लिखवाया था जिसमें साइन, कॉस और टेन की 30, 60, 90 इनकी वैल्यूज आपको मेंटी फिर याद होनी चाहिए. अगर आपका कैलकुलेटर एग्जैक्ट नहीं देता तो इसका मतलब ये है कि आपको साइन 30, साइन 60, कॉस 60 इसी और सबकी साइन, कॉस और टेन सबके अगेंस्ट 30, 60 और 45 की वैल्यूज फिर याद करके जाना पड़ेगा. सर फिर मैं कैलकुलेटर ही देखती हूँ। और अगर याद नहीं करता तो फिर कैलकुलेटर आपका या तो कुछ अक्सर सेटिंग भी चेंज हो सकती है कि सेटिंग आप उसकी चेक करें. अक्सर कैलकुलेटर तो खैर एग्जैक्ट देते ही नहीं आंसर, लेकिन कुछ कैलकुलेटर होते हैं जो एग्जैक्ट देते हैं. सो मोस्टली के पास आजकल वो कैलकुलेटर हैं वैसे, और अगर वो नहीं है तो फिर आपको ये वैल्यूज याद करनी पड़ेंगी. एक सेकंड सर, कौन सी वैल्यूज आप फिर से रिपीट करेंगे, समझ नहीं आई. साइन 30, साइन 45, साइन 60, इसी तरह कॉस 30, 45, 60 इन सब की साइन, कॉस एंड टेन. अगर इनकी वैल्यूज आपका कैलकुलेटर एग्जैक्ट देता है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं देता तो फिर याद रखनी पड़ेगी. और अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको एक टेबल सेंड कर दूंगा, आपने याद करनी हो तो कर सकते हैं. मैंने आपको वैसे टेबल क्लास में लिखवाया था वो. ओके जी, सो ये हमारा हमने आज डिस्कस किया है मॉक पेपर 1. नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह जो मॉक हमारा हुआ है पेपर 4 मैकेनिक्स, हम वो डिस्कस करेंगे. और बिफोर दैट आपको मैंने उसकी मार्किंग स्कीम सेंड की है, वो एक दफ़ा दोबारा आप अटेम्प्ट कर लें. और जिनके पास वो पेपर और मार्किंग स्कीम नहीं है मैं वो सेंड करूंगा, और वो हम नेक्स्ट क्लास में कभी डिस्कस करेंगे. और मैं वो नेक्स्ट क्लास कब होगी इंशाल्लाह आपको बिफोर हैंड इन्फॉर्म करूंगा. थैंक यू सो मच. सी यू इंशाल्लाह सोन. अल्लाह हाफिज.